तो अब एकदम शांति से आप लोग कंसंट्रेट करके सुनिएगा, क्योंकि ये जो आपका क्लास होने वाला है, ठीक है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास होने वाला है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास होने वाला है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ सीखेंगे जो कि हम लोग को हो सके क्लास 1 घंटा का हो जाए। ठीक है, बट वो हम लोग बेसिक चीज़ यहाँ पर ही सीखेंगे। जिनको केमिस्ट्री आज तक नहीं समझ में आता है, जिनको केमिस्ट्री हार्ड लगता है, उनके ये जीवन दाता होगा ये लेक्चर। ठीक है, उनके ये एकदम बेसिक से आज शुरू कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री के ABCD से शुरू कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगा कि हम अंतिम कहानी तक आपको इस लेक्चर में क्लियर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं आराम से इस क्लास को, और अच्छे से चीजों को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। और जिनको याद रखिएगा, जिनको इसमें दिक्कत हो वो एकदम ब्रीफली हमसे पूछिए, और जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत होता है वो जरूर एक बार इस लेक्चर को देखिए, एकदम जरूर नेसेसरी। यदि आपको इसके बाद भी दिक्कत होगा तब हमें कमेंट में लिखिएगा सर। हम पूरा श्योर हैं कि उसके बाद आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आप फंडामेंटल पढ़िएगा, सारी चीज़ों को याद रखिएगा तब। ठीक है, चलो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री है ये क्या चीज़ है जरा समझते हैं इसके बारे में। केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान क्या है, अभी हम बताएं आप लोग को, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए लेक्चर रहेगा। तो एकदम आराम से कूल माइंडेड से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, देखिए यह विज्ञान की वैसी शाखा है, यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें विभिन्न प्रयोगों एवं परीक्षणों से ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यानी इसमें मुख्यतः रूप से रसायन में होने वाले, यानी केमिकल्स में होने वाले परिवर्तनों, यानी सिंपल भाषा में बोलो तो पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। What is chemistry? Chemistry is a branch of science which deals about, या in which we study about matter, chemical property of matter and its chemical reaction। यानी जिसमें हम लोग मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो बातें आप लोग को समझ में आ गया। चलो हम एक पॉइंट आप लोग को चाहते हैं थोड़ा सा पीछे, कि सर साइंस क्या होता है, वो आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस पर आते हैं। देखिए साइंस क्या होता है, तो व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है। देखिए द सिस्टमैटिकल नॉलेज गेन बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। सुनिएगा सर, द सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी विभिन्न प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त, हाँ ऐसे वो ये विभिन्न प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही बोई ना, या ऐसे बोल सकते हो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रेक्षणों एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परंतु ये समझ रहे हैं हम, परंतु ये क्रियाएं, ये प्रयोगों एवं प्रेक्षण जरूरी है कि सावधानी पूर्वक किया जाए, सावधानी पूर्वक किया जाए। चलिए थोड़ा सा साइंस का फी लेते हैं हम, उसके बाद केमिस्ट्री में एंट्री मारते हैं। देखिए साइंस का हम थोड़ा सा यहाँ पर फी लेते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग कोई प्रयोग किए, साइंस क्या है हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साइंस क्या है, जैसे कि आप प्रयोग किए, कोई पेन को या कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से छोड़े, वो नीचे गिरा, टूट गया, सिंपल, आपको महंगा चीज़ नहीं, मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहे हैं हम आपको, छोटा मोटा कोई भी चीज़ नीचे टूट गया, आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो उसके अंदर एक ऐसा मोमेंटम, यानी ऐसा एक वेलोसिटी आ जाता है जिससे कि ऐसा हो जाता है।
या हम लोग को बहुत बार कभी कभी हम लोग अचानक रबिंग करके और कंघी कॉम्बो वगैरह को कंघी वगैरह को सटाते हैं, उसमें कागज अट्रैक्ट होता है, या स्केच वगैरह को करते हैं तो हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है कि इसमें कुछ ऐसा होता है जिस कारण से। तो ये क्या है, प्रयोगों से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, सिस्टमैटिक नॉलेज, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, बट ये एक चीज जरूरी है कि साइंस में आपको जो भी नॉलेज प्राप्त हुआ है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया हो। यानी कि आपको यदि पता करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं असावधानी पूर्वक किए गए हरकत, जैसे हमको पता करना है कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है क्या होता है, नहीं पता हमको, कोई दोस्त को धक्का दे दिए फॉर एग्जाम्पल। अब आपको हो सके नॉलेज हो जाए कि उसका पैर टूट जाता है या पूरा कहानी ही क्लोज हो जाता है, लेकिन ये साइंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि साइंस कहता है जो भी एक्सपेरिमेंट करिए सावधानी पूर्वक करिए। अब बाय द वे कोई केमिकल रिएक्शन करके आप ऑब्जर्वेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ऐसा विस्फोट हुआ कि आपका आंख चला गया, तो वो जो किया गया प्रयोग है, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, तो वो जो किया गया प्रयोग है वो कभी भी साइंस के सेक्टर में नहीं आता है, क्योंकि वो आप सावधानी पूर्वक नहीं किए थे। समझ में आ गया? तो सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन व्हाट केयरफुली इज कॉल्ड साइंस, यानी सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रयोग होता है जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको प्रयोग कहते हैं, उससे जो नॉलेज गेन होता है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, उसको जिस अनुसार से आकलन करते हैं। तो केमिस्ट्री हम लोग को क्या समझ में आया, ये विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about branch of science which deals about chemical property, हाँ, chemical property and reaction of matter बोल सकते हैं विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें डेस मतलब उसके बारे में विस्तृत किया जाता है, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग को केमिस्ट्री समझ में आ गया। अब देखिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टाइप्स भी होते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के प्रकार बोलो या के प्रकार बोलिए, ठीक है। टाइप्स वही है, ब्रांच वही है, उतना चाहता है। अब हमका गूगल डिक्शनरी थोड़े हैं जो सबको बराबर हिंदी करें। यहाँ पर देखिए इसमें आपका ये क्या है सर, केमिस्ट्री के कौन कौन से टाइप आते हैं। तो देखिए टाइप तो ऐसे बहुत सारा आता है, बट हम सभी के बारे में उतना नहीं डिस्कस करते हैं। हम आपको कुछ टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें एक आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं
भौतिकी रासायनिक विज्ञान, भौतिकी रासायनिक विज्ञान, भौतिकी रासायनिक विज्ञान। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान। और तीसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान, अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान। और एक और हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं जैव रासायनिक विज्ञान, जैव रासायनिक विज्ञान। फिर एक आपका होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है औद्योगिक यस रासायनिक विज्ञान। फिर आपका एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम कहीं 3 टाइप सीखे हैं? यहाँ पर एक केमिस्ट्री ना वो, हाँ देखो ऐसे तो बहुत सारा पढ़ सकते हो, लेकिन अब रह देते हैं, है ना? ठीक, आकयित होता है इसका हिंदी, उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मेन पूछे तो ये 3 बोलिएगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद उसको बोलिएगा, जितना सुनना चाहते हो उतना हम बताते हैं। आकयित रासायनिक विज्ञान, बस रह देते हैं 6 टाइप, ठीक है। तो ये हमारे रासायनिक विज्ञान के कुछ प्रकार हो गए। आप लोग डरिएगा नहीं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे वो शुरू में ही डर गए होंगे, कह रहे भाई इतना सारा प्रकार का है यार। टेंशन नहीं है ना, रिलैक्स से पढ़ना है। अभी हम नाम बताए हैं, सबसे पूरा परिचित करवाएंगे तो आप लोग को मजा आएगा। और हम जब इसके अंदर घुसेंगे मैटर वगैरह में, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को काहे नहीं केमिस्ट्री समझ में आ रहा था, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सही, तो अभी हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं भौतिकी केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देखिए हम आपको कुछ ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, ठीक है। हम जानते हैं कि इसका 1 से 1 स्टैंडर्ड परिभाषा होता है बाबू, और 11 12 वाले को थोड़ा सा लिखवाते भी हैं, बट आप लोग को इतना ही हम दिमाग में डालेंगे जितना घुस सके, ठीक। पदार्थ में होने वाले भौतिक घटनाओं को, पदार्थ में होने वाले भौतिक घटनाओं को भौतिकी रासायनिक में रखा गया है। जैसे मैं एग्जाम्पल देखो, तुम लोग एक चीज़ पढ़ते होगे कि सर इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन का हम आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना, मतलब जो भी इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये ऐसे सिचुएटेड होते हैं, ये सारे के सारे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ही चीज़ है ना, फिजिकल चीज़ है। इसमें हाँ, अभी खाली यही नहीं हम बोल रहे हैं, उसका पूरा विस्तारित परिभाषा तो हम नहीं अभी बता रहे, बट इतना याद रखना
पदार्थ में जैसे अवस्था अवस्था में परिवर्तन हो गया है ना, पदार्थ, हाँ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जल कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है, मतलब पानी कैसे बनता है, बर्फ कैसे बनता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या होता है, द्रवनांक क्या होता है, क्या हुआ भौतिक परिवर्तन। बट इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कहिएगा कि सर यहाँ पर तो आप केमिस्ट्री में लिखवाए थे कि केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अधिकांशतः हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, बट ऐसा नहीं है, अबाउट मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही केमिस्ट्री का ही एक पार्ट होता है। क्या चीज़ सर, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल फिनोमिनन, घटनाएं होता है, फिजिकल फिनोमिनन happened in matter is called physical chemistry, ठीक है। यानी कहने का मतलब रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ में होने वाले भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ में होने वाले भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए भौतिक घटना में सारे भौतिक परिवर्तन ही नहीं होते। अब जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक भौतिक घटना है, बट क्या इसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, है ना, भौतिक परिवर्तन है ये, है ना, परिवर्तन तो है ये नहीं है। यानी कि ये एक प्रकार का क्या चीज़ को बोलोगे, ये भौतिकी है, बट मैटर के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं, यानी केमिकल्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या किस में आ जाता है, रासायनिक विज्ञान, ठीक है। नाउ का अध्ययन करते उसे भौतिकी रासायनिक विज्ञान कहते हैं। भौतिकी रासायनिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। दूसरा हमारा क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, रासायनिक विज्ञान, ठीक। देखिए द ब्रांच ऑफ, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? देखिए हाँ, ये वैसा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? कार्बन और उसके कंपाउंड पर।
एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं, जिनको दिक्कत हो रहा होगा कि सर आप केमिस्ट्री के डिफिनेशन में केवल केमिकल प्रॉपर्टी को ही क्यों रखें, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग को पढ़ना होता है। तो इसीलिए हम उसको हटाए थे, क्योंकि फिजिक्स के भी कुछ पार्ट में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना आ जाता है, तो इसीलिए हम कर दिए थे। ठीक है, आप लोग ऑल ओवर भी लिख सकते हो केमिस्ट्री का डिफिनेशन, कि जिसमें हम लोग मैटर और उसके केमिकल मैटर के रिएक्शन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट याद रखना कि कुछ कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मैटर का, वो फिजिक्स में भी आ जाता है। ठीक है, जो कि जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी को उठा लिया है, इसीलिए हम वहाँ पर आपको केमिकल प्रॉपर्टी लिखे। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की वैसी भाषा वैसे ब्रांच को, यानी वैसी शाखा को कहते हैं जिसके अंदर केवल कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में अध्ययन किया जाता है। हाँ, केवल कार्बन और उसके यौगिक, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो रहता ही है, प्लस में हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा है, और उसके बहुत सारे कंपाउंड भी हैं। तो वो इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया है कि कार्बन एक खुद का एक अपना अलग कहानी बना दिया है। ठीक है ना, यानी एक केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही अलग कर लिया है वो, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रासायनिक विज्ञान। सब चीज़ में नहीं, लिविंग थिंग्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, निर्जीव चीज़ों में जरूरी नहीं है कि सब में कार्बन पाए, हाँ इसमें भी कुछ कार्बन पाए ही जाते हैं। हाँ देखो, कार्बन को एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो, बट हम इतना बोलेंगे कि किसी चीज़ को यदि जलाते हो, जलाने पर वो अवशेष बचता है, तो उसमें भी कार्बन रहता है। प्योर कार्बन वो नहीं है, प्योर कार्बन यदि वो रहता तो फिर से जल जाता। ठीक है, तो अलग कहानी है। ठीक है ना, तो ध्यान, हाँ कार्बन उसमें प्रेजेंट रहता है। चलिए आगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखें क्या चीज, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about, the branch of chemistry which deals about carbon and its compound, carbon and its compound, carbon and its compound is called organic chemistry, is called organic chemistry। ठीक है, यानी रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान कहते हैं, अकार्बनिक, सॉरी कार्बनिक ना बाबू, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान कहते हैं, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान कहते हैं, कार्बनिक रासायनिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक आता है हमारा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक रासायनिक,
अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। देखो ये क्या होता है भाई, इनऑर्गेनिक। देखिए जिसमें हम लोग सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण, उसके लक्षण, सभी चीज के बारे में पढ़ते हैं, उससे होने वाले रिएक्शन, सब कुछ को पढ़ते हैं, लेकिन केवल कार्बन को छोड़कर। यानी केमिस्ट्री को फिजिकली तो एक अलग हो गया सर, केमिस्ट्री को मेनली दो भागों में बांटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बन वजह को केवल पढ़ा गया और इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़कर सभी को पढ़ा गया। और इन सभी में जो फिजिकल चीज आ जाता है वो सबको हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग का अलग है, ना तो उसको कार्बनिक से मतलब है ना उसको अकार्बनिक से मतलब। वो मैटर के चीज, वो मैटर को ही यानी पदार्थ को ही बताते बताते चला जाता है। बट मैटर में कौन सा रिएक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, ये किससे करेगा, इसका कैसा गुण है, ऐसा इसका कैसा लक्षण है, ये दोनों क्लियर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक में। प्लास्टिक को देखो यहाँ तुम केमिस्ट्री से रिलेट करो एक सिंपल फिनोमिना को, ठीक है। प्लास्टिक को जला दिए, चलो ठीक है, क्या हुआ प्लास्टिक को जलाने के बाद, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जला, प्लास्टिक में कार्बन है, कार्बन जल के लाइट दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बन लाइट दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल जले या कोई और मॉलिक्यूल पॉलीमर्स के वो भी जले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो अपने स्टेट को चेंज कर दिया और स्टेट को इतना टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री। एक फिनोमिना में तुम कैसे इसको केमिस्ट्री से रिलेटेड कर दे सकते हो, समझ गए मेरा बात, कोई दिक्कत है? ये तो एक चैन है ना सर, एक बहुत बड़ा, मतलब हर एक फिनोमिना में केमिस्ट्री है, तो कौन केमिस्ट्री कहाँ है जो नहीं अभी बोल सकते है कि नहीं, समझ गए बात। चलिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबके बारे में पढ़ना है, सभी के बारे में, ऑल एलिमेंट्स के बारे में एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को बस छोड़कर। यानी इसको क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री in which we study about, in which we study about, in which we study about all elements except carbon, except carbon is called organic chemistry, is called organic chemistry. is called organic chemistry, यानी इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा, ठीक है ना सर, कवर हो रहा है ना, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा जिसमें सभी तत्वों के कार्बन को छोड़कर, जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कवर है, ठीक है, हो गया बस सब। तो आप लोग को हम बता दिए, मेन यही तीन है सर, कोई आराम से पूछे यही तीनों जवाब देना है, ज़्यादा घचपचाना नहीं है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि भौतिकी रासायनिक, कार्बनिक रासायनिक और अकार्बनिक रासायनिक। कोई दिक्कत है इसमें, ये खींचो इसको,
चलिए देखते हैं अब हमारा बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, समझिएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबू? जीव रासायनिक होगा ना, रासायनिक जैव था। हाँ ठीक। रसायन मैंने केमिकल हो गया रे गधा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोला जाता है। तो इसमें हम लोग को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है उन चीज़ों के बारे में, वैसे रसायन के बारे में जिससे हमारा मेडिसिन्स बनते हैं, जो लिविंग थिंग्स में रहते हैं या जो लिविंग बींग्स उसका उपयोग करते हैं। ये सभी चीज़ों यानी इन सभी रसायनों से के बारे में अध्ययन किया जाता है जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन में हो चाहे हम लोग के बॉडी में हो। ऐसे रसायनों को स्टडी को हम लोग किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। यानी हाँ सुन, जैसे कि हम लोग का मेडिसिन बनना है या हम लोग के सुनो मेडिसिन किसी प्रकार का निर्माण होता है, यानी मेडिसिन का जो नॉलेज है कि कौन कौन केमिकल के कंपोजिशन से कैसे बनता है, या दूसरा चीज़ हम लोग के शरीर में कौन कौन से केमिकल रहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो क्या हाँ वही है, कोरोना वायरस का जो अध्ययन किया गया होगा और उसका वैक्सीन, हाँ वो बायोकेमिस्ट्री ही में ही किया गया होगा और वही छात्र ये किए होंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री एक अलग है जो कि केमिस्ट्री इसको और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है। शांत क्या? हाँ नीट वाले को भी पढ़ना होता है, समझ गए ना। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या? हाँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स केमिकल। नहीं वैसे नहीं बोले। इन विच वी स्टडी लिविंग थिंग्स के संबंध में केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करेंगे? उनके रसायनों के बारे में। विच वी स्टडी अबाउट ये भी ऐसे देखो केमिकल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, केमिकल्स ऑफ लिविंग थिंग्स and medicines. Sense is called बायोकेमिस्ट्री। इसी को क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हिंदी में लिखें रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग या जिसमें सजीवों में लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हैं। सजीवों में अच्छा लिविंग थिंग्स सजीवों में उपस्थित रसायन तथा उपचारक के निर्माण में किया जाता है। निर्माण
के अध्ययन होता है, वो अध्ययन होता है। हाँ, निर्माण का। देखिए, रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सजीवों में उपस्थित रसायन तथा उपचारक के निर्माण का अध्ययन होता है, उसे जैव रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैव रासायनिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को बातें समझ में आ गया सर, जैव रासायनिक विज्ञान क्या कहते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप क्या होता है सर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको क्या कहा जाता है? क्या कहना क्या चाहते हो? औद्योगिक ना, औद्योगिक ठीक है क्या? औद्योगिक होगा ना, औद्योगिक रासायनिक विज्ञान। नहीं जी, ठीक, औद्योगिक रासायनिक विज्ञान। ठीक है, देखिए वैसा रासायनिक विज्ञान जिसका उपयोग हम लोगों को किया जाता है उद्योगों में, यानी इंडस्ट्री सेक्टर में किया जाता है। इंडस्ट्री सेक्टर कहने का मतलब कि देखो, जैसे किसी भी चीज़ के ऐसा निर्माण में जो कि मार्केट में हम लोग बेच सकें, जैसे कि कोई पीवीसी के बारे में, प्लास्टिक के बारे में अध्ययन कर रहा है। पीवीसी जो पॉलीथीन होता है ना, प्लास्टिक पॉलीथीन, अब उसके बारे में अध्ययन कर रहा है कि किस तरह से पॉलीथीन बनाया जाए जो कि डिकम्पोज हो जाए और आदमी को अच्छा यूजफुल हो। तो ये एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हो गया। क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइलिक क्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग देखें इस चीज को, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक भी से होता रहेगा दहवा, विनाइलिक क्लोराइड। ठीक है, हो गया। अब देखो, तो ये सब इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, फिर हम लोग केमिस्ट्री का किसी ऐसे केस में अध्ययन कर रहे हैं जहां पर कि बम या गोली या बारूद किन किन रसायनों से बनाया जाए ताकि अधिक घातक होगा। तो ये सब है जो क्या चीज़ है, इंडस्ट्री पर्पस से है ना, उद्योग पर्पस से। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी बोलेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the branch of chemistry in which we study Sandro what formation of goods, नहीं रुक जाओ, in which we study about such chemicals for the formation of goods समान हो गया, गुड्स यानी रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें
उन रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उन रसायनों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उन रसायनों का अध्ययन किया जाता है जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाए, वस्तुओं का निर्माण होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी किस तरह का निर्माण किया जाए कि ज़्यादा अच्छा हो, है ना, यानी औद्योगिक पर्पज से निर्माण होता है। हम ज़्यादा आपको तोड़ के लिख दिए सर परिभाषा, ठीक है। अब देखिए एक और है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा है सौरभ? जिसका हमें क्या कहते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, अंकजित कि आकजित, आकजित रासायनिक विज्ञान। इसका कुछ और भी हिंदी होता है, रासायनिक विज्ञान। देखिए ये एक ऐसा केमिस्ट्री है जो कि बहुत ही माइनर चीज़ों को गौर किया जाता है, समझ गए। इसमें बहुत ही माइनर चीज़ों का स्टडी किया जाता है। माइनर मतलब बहुत ही छोटे छोटे एनालिटिकाई, छोटे छोटे एनालिसिस, ये कैसे हुआ, उसके काउजेज को, छोटे छोटे रिएक्शन के काउजेज को अध्ययन किया जाता है, समझ गए। यानी छोटे छोटे केमिकल फिनोमिना हो, उसके काउजेज को अध्ययन करते हैं हम लोग, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके एनालिसिस केवल किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं, पैरासीटामोल से बुखार ठीक हो जाता है। अभी पैरासीटामोल से बुखार ठीक होता है, अभी तक किसी को, डॉक्टर को नहीं पता कि पैरासीटामोल से ही बुखार क्यों ठीक होता है। तो इस पर एनालिसिस करने का जरूरत है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे कोई, हाँ नहीं, दुनिया का आप जितना भी दवाई जो यूज करते हैं ना फीवर के लिए, अधिकतर नहीं, सारे के सारे पैरासीटामोल हैं। लेकिन उसमें आप अलग दवाई भी चलाते हैं सर। हाँ बुखार में अलग दवाई पैरासीटामोल रहता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम हाँ कम रह सकता है, बट योगदान जरूर रहता है। ये देखिए, तो यानी कि पैरासीटामोल का रोल तो है फीवर में। अब समस्या ये है कि अभी तक डॉक्टर को पता नहीं चला कि पैरासीटामोल से बुखार क्यों ठीक होता है। एनालिसिस करने का चीज है कि नहीं है। तो यही सब चीजों का जो एनालिसिस किया जाता है ना, उसी को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में रखते हैं। अब ठीक हो चुका तो हो चुका, चल ही रहा है, ठीक है। अब ये एक बात बताएं बहुत अच्छा सा, कोरोना काल का जो वैक्सीन चला है या कोरोना काल का जो ट्रीटमेंट चलता है, वो जानते हैं क्या है, वो एक प्रकार का तुक्का था जो जगा रहा था। एक तुक्का ज्यादा सही हो रहा है, मतलब कि 100% में 75% लोगों को तुक्का से सही हो रहा है, और वही दवाई को यूजफुल बना दिया गया। यानी 100% बेप्रूफ वो नहीं है, समझ गए बात। ऐसा दुनिया के एक ही पहला नहीं है, एक और पहले बीमारी हुआ था, इससे पहले महामारी का रूप कौन लिया था, डेंगू में भी सेम सिस्टम है। या उसके बाद आपका जितना भी इस प्रकार के महामारी है, महामारी का कोई खास औषधिजनक नहीं है, उसका वैसे क्या रहता है। खैर तो बायोलॉजी की बातें हो गया। हम लोग यहाँ पर ही समझते हैं जिन जिन पॉइंटों पर केवल एनालिसिस किया जाता है, माइनर पॉइंट को, उसको एक केमिस्ट्री का अलग ब्रांच रख दिया गया है, और उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। बातें समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ, अब इस बात से कोई नाराज भी हो गए कि सर बताइए, सर आप तो बता दिए कोरोना तो भाग गया, आप बताएं कि कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं। तो भाई मतलब हमको जितना पता था हम आप लोग को बताएं, ठीक है। ठीक है, छोड़ो, अभी उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी about okay study about analytical chemistry in which we study about analysis of
एनालिसिस ऑफ माइनर फैक्टर्स, ठीक है, यानी रासायनिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सूक्ष्म तथ्यों पर आकलन किया जाता है। चलिए, तो आज के हम लोग क्लास में देखेंगे पदार्थ के बारे में, यानी कि मैटर के बारे में देखेंगे। देखिएगा, पीछे के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में क्या सीखे थे? पीछे के क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सीखे थे, यानी केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें के बारे में जाने थे, कितने केमिस्ट्री के प्रकार होते हैं। जो उस पीछे वाले लेक्चर को नहीं देख कर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम केवल केमिस्ट्री के टाइप बताए थे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, केमिस्ट्री का जो पूरा कहानी है जो ऑल ओवर मैटर पर डिपेंडेंट है, यानी मैटर के बारे में हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, सारे के सारे किसमें हम लोग को पढ़ना होता है? केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का डिस्कस करना होता है कि सर मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो समझिएगा इस चीज को, मैटर किसको कहते हैं सर? तो वो जो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी एनीथिंग दैट ऑक्युपाई सम स्पेस व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम एंड क्रिएट डिस्टर्ब इज नॉन एज मैटर। बातें समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिएगा यहाँ पर मैटर क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्या बोले आपको, वह कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। देखिए, ये मार्कर भी क्या है? मैटर। ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है ना, और ये भी क्रिएट डिस्टर्ब करता है, मतलब डिस्टर्ब क्रिएट कहने का मतलब अवरोध उत्पन्न करने का मतलब ना, कि देखो जैसे ये रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ रहना चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाए, ये अपने अथी से मूव नहीं करता, यानी इसको बाहरी बल लगाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब क्रिएट करता है, उसके बाद अपने पोजीशन से हटता है। इसी को कहते हैं अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, जो कि जड़त्व का गुण हम लोग पढ़े थे ना, जड़त्व का नियम, यानी कि जड़त्व के नियम को बरकरार रखता है, ये पदार्थ की गुण होती है। समझ में आ गया बात? तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि पदार्थ क्या है। द सब्सटेंस which has mass, volume and create some disturb is known as मैटर। उसको क्या कहते हैं सर? मैटर कहते हैं। हिंदी में बोलिए, वैसा पदार्थ जिसमें द्रव्यमान आयतन रहता है तथा जो अवरोध भी उत्पन्न करता हो उसे पदार्थ कहते हैं, समझ में आ गया आप लोग को पदार्थ किसको कहते हैं? चलिए, तो पदार्थ यानी दुनिया में सभी चीजें पदार्थ। जैसे में हम लोग देखें एग्जाम्पल देख लीजिए, तो हाँ कुछ भी बोलो भाई, चेयर, टेबल, पेन, कुछ भी,
कुर्सी, टेबल, कलम। सर प्रकाश प्रकाश नहीं है सर हवा है प्रकाश प्रकाश एयर, एयर है लेकिन प्रकाश नहीं सर। हवा। आप लोग जब प्रकाश हमसे पूछे ना तो पारा एकदम ईमानदारी से चढ़ रहा है, क्योंकि हम बताएं प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो कि दोनों गुण को शो करता है। और ये लास्ट क्लास में भी पूछा है 8 चैप्टर में कि प्रकाश क्या है सर, तो प्रकाश दोनों नेचर को शो करता है, तरंग नेचर को भी शो करता है और कण नेचर को भी शो करता है। अच्छे से समझाया हुआ, तो फिर कैसे बोल सकते हैं प्रकाश के बारे में। इसमें कण है वो पदार्थ है ना। हाँ भाई, लाइट पदार्थ गुण को भी दर्शाता है और वेव नेचर को भी दर्शाता है। चलिए, तो ये सब आप लोग के आते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग को यहाँ पर आता है कि सर पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी पदार्थ को जो बांटा जाता है वो कितने भागों में बांटा जाता है और किस तरह से बांटा जाता है। तो जनरली याद रखिएगा ना, पदार्थ को मेनली 5 भागों में बांटा जाता है उसके अवस्था के आधार पर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा दुनिया में जो भी सब कुछ है सब क्या है, पदार्थ है। एग्जाम्पल में एयर ये जो, या एक और वाटर भी है जो, वाटर जिसको हम लोग जल कहते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी ऑन, यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पहला जो हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड, जिसको बोला जाता है ठोस। दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं द्रव। तीसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं गैस। चौथा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और पांचवा जो हमारा होता है VEC, वो साइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये दोनों के बारे में आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, जब पढ़ना होगा हम लोग हाँ, गैस को और अधिक BEC एक कोइडेस्ट स्टेट है जो कि अंतरिक्ष में देखा गया है। हाँ, देखो ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, बट ये कोइडेस्ट होता है, मतलब ठंडा होता है। ठीक है, ये थ्योरी मतलब कि इतना ही हद तक बोल सकते हो कि कुछ हद तक सही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सबको आप ठंडा करिएगा तो यही बन जाएगा। और प्लाज्मा में ये भी नहीं है कि सबको आप गर्म करिएगा तो प्लाज्मा बन ही जाए। हाँ, सभी गैस को आप गर्म करिएगा तो प्लाज्मा बन ही जाए, ऐसा भी रेयर केस होता है। हाँ, बट याद रखिएगा ये ठंडा करने पर कोइडेस्ट आता है और ये गर्म करने पर होता है, इसको हम मान लें। लेकिन मेन हमारा 3 होते हैं, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। अब देखेंगे हम लोग ठोस किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं। इस अवस्था से पढ़ने से पहले एक चीज़ और हम लोग को जानना था जो हम यहाँ पर मिस कर दिए। एक और इससे पहले जानना हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जाने ना, तो एक चीज़ और जानना था, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा मैटर, दूसरा में आप लोग ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तब जाके ये समझने में आसानी होगा। ठीक है, क्या? पदार्थ का गुण। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी पदार्थ का गुण क्या होता है। पहला होता है कि पदार्थ होते हैं जो पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मैटर इज मेड अप, हाँ, मेड अप बाय पार्टिकल्स। ठीक है,
यानी पदार्थ क्या चीज़ से बने होते हैं? पदार्थ कणों से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग को पता चला, पहला तो मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स, दूसरा दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। यानी पदार्थ जो कणों से बना हुआ होता है वो क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सबसे पहले हमें को मैटर के बारे में पता चला, अधिक भी वही हुआ, अत्यंत भी वही हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। ओहो, अत्यधिक का ही पर्यायवाची शब्द अत्यंत बोलिए। ठीक है, यहाँ देखो, तो पदार्थ के गुण में सबसे पहले समझ में आया मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स, यानी पदार्थ कणों के बने होते हैं। दूसरा समझ में आया देज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि ये कण होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और तीसरा पता चला देज पार्टिकल्स, देज आर ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन, ये कण हमेशा गतिशील होते हैं। नहीं, इस चीज़ से ना भी करो तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। यदि किसी कण, यदि किसी अगरबत्ती को जला कर रखते हो किसी एक कोना में, तो रूम में चारों ओर अचानक फैल जाता है। इसका मतलब कि उसके कण है जो गतिशील होते हैं, है ना, गति करते हैं हवा में। धुआं में क्या जाए? धुआं में सर इसको जलाए ना, इसमें से धुआं नहीं कर रहा था, इसको लगाया अगरबत्ती, अगरबत्ती से धुआं नहीं कर रहा था। हम अगरबत्ती को फिर से आग ऐसे किया ना सर, अगरबत्ती फिर इसमें आग पकड़ लिया। अगरबत्ती को ऊपर क्यों? हाँ, समझ गए, क्योंकि पूरी तरह से उसके कण जलते नहीं है अच्छे से। ठीक है, हाँ हाँ, धुआं से इसलिए निकलता है क्या कि देखो, जलता है क्या चीज़? कार्बन, कंबसन यानी दहन की प्रक्रिया होता है किसमें? कार्बन में होता है। और अगरबत्ती जल के जो धुआं निकलता है उसमें पूरी तरह से कार्बन का कंबसन नहीं होता है। समझ गए? पूरी तरह से कार्बन का कंबसन धुआं नहीं जलता है सर, अगरबत्ती जलने लगता है। चेक करेंगे, नहीं समझे ये बात? सर धुआं पूरा करके जलने लगता है। नहीं, अरे कह रहे कि अगरबत्ती के जब इसके हिस्सा को जलाओगे और यहाँ से जब उसके धुआं नहीं कर रहा है, जब धुआं में भी तुम आग को जलाओगे तो अगरबत्ती आग पकड़ लेता होगा। तो वही होता है ना, कहना कि उसके कण है जो अच्छी तरह से जले हुए नहीं होते, और जैसे तुम यहाँ पर ही आग लेके आते हो तो तुरंत आग है जो ट्रांसफ़र होकर उसमें चला जाता है, यानी उससे धर कर एक दूसरा से हीट ट्रांसफ़र होकर तुरंत उसमें चले जाते हैं। समझ गए? कार्बन है जो हीट को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफ़र कर देता है। खैर वजह कैसे, तो ये कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। या भोजन उजन भी क्या? देखो, और दूसरा चीज़ हम लोग का कि भोजन उजन पकता है तो भोजन उजन का भी सुगंध दूसरे जगह फैल जाता है, यानी कि हाँ, स्पेस में तो ओह, फिर भी स्पेस में हवा नहीं होने के कारण सुगंध ऐसा नहीं सुनाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। और ठीक है, क्या नहीं, और सुगंध भी नहीं। देखिए यार, दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि सर ये कण तो हमेशा गति करते रहते हैं, तो क्या सॉलिड के कण भी गति करते रहते होंगे? ठोस के कण था, हाँ, उसके भी कण गति करते हैं, बट वो गति नहीं करते हैं। जो सॉलिड के कण, ठोस के कण हो, केवल कंपन करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं? केवल कंपन करते रहते हैं। लिक्विड के कण थोड़ा ज़्यादा गति करते हैं और गैस के कण बहुत ज़्यादा गति करते हैं। क्या? ठोस का कंपन देखने को नहीं मिलेगा, वो तो बहुत ज़्यादा माइनर, यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे तो हो सकता पता चले। चौथा में देखें यहाँ पर तो देज पार्टिकल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ए अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इज नॉन एज, इज नॉन एज, इज नॉन एज, क्या उसको बोलते हैं, देखो ना, इंटरन्यूक्लियर, इज नॉन एज, हाँ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि नीचे तो नहीं आ रहा होगा, चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये कण एक आकर्षण वाली, एक आकर्षण वाले का अनुभव करते हैं, करते हैं, जिसे अंतरानुक आकर्षण वाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरानुक आकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, देखिए अंतरानुक आकर्षण बल कहा जाता है। काहे जगता है आकर्षण बल? तो मान लो कि पदार्थ है, यहाँ पर देखो यगता है, अनुभव करता है, जगता है, वही ना। जैसे देखो ये एक हमारा पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से बने हुए, ठीक है, क्या चीज़ से बने हुए हैं? छोटे छोटे कणों से। अब सोचो जरा कि ये छोटे छोटे कण बिखर भी तो सकते हैं, और बिखर के अलग अलग हो जाएंगे, और जब ये कण बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे तो एक एक कण में बढ़ जाएगा कोई भी पदार्थ, और ना तो मार्कर होगा ना कुछ होगा, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा, सब तो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से इसके बीच में ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके बीच में एक आकर्षण बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे को खींचे रहता है, ये खींचे रहता है, ये खींचे हुए 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 रहता है, ये खींचे हुए, और इस प्रकार से एक दूसरे को क्या किए हुए रहता है बाबू? बांधे हुए रहता है, बांधे हुए रहता है। और अब समान ही खींचेगा ना, कण का आकार समान है तो इस प्रकार से एक दूसरे को बांधे हुए रहता है। इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? अंतरानुक आकर्षण बल। बात समझ में आ गया? तो हम लोग पदार्थ की चौथी चीज क्या पढ़े पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ यानी दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सबके कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग अंतरानुक आकर्षण बल यानी इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, उसी के बारे में तो बता रहे हैं आप लोग को। इसका एक और नाम है बाबू, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। हाँ, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आ जाता है कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि सर ये कणों के बीच में देखिए, ये यदि कण है, ये यदि कण है, तो इसके बीच में छोटा छोटा गैप है, छोटा छोटा स्थान है कि नहीं? दो कणों के बीच में छोटा छोटा गैप रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यानी ऐसे बोलिए द गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव particles of matter is called यानी दो क्रमागत कणों के बीच, स्पेस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दो क्रमागत कणों के बीच के रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनुक
स्थान कहा जाता है। अंतराणु का स्थान कहा जाता है। समझ गए तुम बात? देखिए, तो हम लोग सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़े। मैटर क्या है? जो कुछ स्थान कह रहे जिसमें कुछ तरह विमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे मैटर कहते हैं। फिर मैटर यानी पदार्थ के गुण के बारे में पढ़े। आप लोग देखिए लेक्चर 1 से इसका आप लोग आराम से इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। जब पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा तब आपको केमिस्ट्री में इतना अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा कि बातें समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में पढ़े। तो पदार्थ कणों से बना होता है, यह अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है। ये कण हमेशा गतिशील होते हैं और ये कण एक आकर्षण बल का अनुभव करते हैं जिसे अंतराणु का आकर्षण बल कहा जाता है। यानी देज पार्ट के इस एक्सपीरियंस से अट्रैक्शन फोर्स इज नॉन एज इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या कोहेसिव फोर्स, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर कि इसके बीच में दो पार्ट के इसके बीच में स्पेस होता है, तो उसको हम लोग उस स्पेस यानी उस रिक्त स्थान को हम लोग अंतराणु का स्थान यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को इसको? अच्छा, फिर एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैसीय अवस्था और प्लाज्मा और बीईसी। कोई दिक्कत है? नोट करो फटाक से। अब यहां पर देखते हैं कि हमारे मैटर के 3 स्टेट हुए, 5 स्टेट हुए, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, बीईसी, ठीक है। बट हम लोग को बस क्या चीज के बारे में पढ़ना है सर? अभी हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सॉलिड जो क्या है, जैसे देखिए ये जो सॉलिड है, मान लेते हैं ये सॉलिड है। ये सॉलिड में देखिए तो ये कण है जो एक दूसरे के काफी क्लोज, पार्टिकल्स है जो एक दूसरे के काफी क्लोज। ठीक है, देखो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बाबू, जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे के निकट होते हैं। और निकट होने का कारण क्या है कि इसके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतरानुकाकर्षण बल, अंतरानुकाकर्षण बल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अंतरानुकाकर्षण बल क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट किए जाते हैं। और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या होता है? कम होता है। यानी स्थान जो है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी इंटरमोलिक्यूलर स्थान, अंतराणु का स्थान, वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज ही जुड़े हुए रहते हैं। और इसी कारण से ये पार्टिकल केवल कंपन करते हैं। ये ना तो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं और ना ही एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। यदि ये एक दूसरे पर फिसल सकते थे तो इसकी आकृति चेंज हो जाता, यदि एक दूसरे से दूर जाते तो इसका आयतन बढ़ जाता है, ज़्यादा जगह घेरता, लेकिन नहीं होता है। ना तो इसकी आकृति चेंज होता है और ना ही इसका आयतन। देखो आकृति किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे चेंज होता है? किसी भी पदार्थ का आकृति चेंज होता है, जैसे पानी का आकृति चेंज होता है? नहीं, आकृति तभी चेंज हो सकता है जब अंतराणु का आकर्षण बल इतना कमजोर हो कि इसके कण एक दूसरे पर फिसल सकते हो। इसके कण एक दूसरे पर क्या हो सकता है? फिसल सकता है। इसके कण एक दूसरे पर जब फिसलिएगा तो वैसे में इसका जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? एक कण एक दूसरे पर फिसलिएगा तो वैसे में आकृति परिवर्तित हो जाएगा। और फिसलिएगा कब? जब अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर होगा और अंतराणु का स्थान थोड़ा सा ज्यादा होगा। और वही जब कण एक दूसरे से दूर जा सकता है, यानी अंतराणु का आकर्षण बल इतना कमजोर हो गया कि कण एक दूसरे से दूर जाने लगेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्या कि ज्यादा जगह घेरेगा। देखो समझो, आयतन नहीं चेंज होगा। देखो अच्छा ये समझ गया, ये तो एकदम ना तो फिसलता है ना तो एक दूसरे से दूर जाता है, इसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। देखो हम यहाँ पर ही तुमको एक और बना के दिखाते हैं। जैसे कि ये छोटा सा थोड़ी सी की दूरी पर है, थोड़ा सा की दूरी पर है। थोड़ा सा की दूरी पर है। इसके कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं बट दूर नहीं जा सकते। बाय द वे हम इधर का ये जो है इसको हटा दें और इसको देखें तो ये फिसल के इधर आ जाएगा ये तो यही रहेगा। चलो ये फिसल के इधर आ जाएगा, ये फिसल के इधर आ जाएगा,
ये फिसल के इधर आ जाएगा। देखो फिर भी ये जगह देखो, फिर भी जगह उतने रहेगा, आयतन सेम रहेगा, बस आकृति बदल गया। हाँ हाँ हाँ, आकृति बदल गया। ये किस में होता है बाबू? ये द्रव में होता है। किस में होता है? द्रव में, यानी लिक्विड में होता है। लिक्विड का कुछ ऐसा ही कहानी है, इसके कणों के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतरानुकाकर्षण बल इतना ही कम रहता है कि बस इसके कण फिसल सकते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। इसीलिए हम जब इसको देखोगे तो इसका तो आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित है। ठोस का आयतन और आकृति दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है। क्या चीज? वॉल्यूम और शेप, ठीक है। लेकिन इसकी बात करो तो ये आकृति बता ही सकता है कि नहीं? जो द्रव है, पानी में यही चीज होता है कि इसके कण फिसाई जाते हैं, और इसी कारण से देखते हो पानी को गिराओगे आकृति बदल जाता है, या जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकृति आ जाता है। तो इसके क्या होते हैं? शेप यानी कि आकृति चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है? सेम होता है। आयतन क्या होता है सर? सेम, समान होता है। वो ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयतन समान होता है। तो ये जो कहानी है ये लिक्विड में होता है, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लिक्विड का। हम गैस की बात करें, आप लोग को यहीं पर समझा देते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, कुछ इस तरह से। इस कारण से इसके पार्टिकल, अच्छा देखो, इसका आकृति तो फिक्स चेंज हो सकता है, बदल ही सकता है, इसका आयतन फिक्स नहीं होता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो कहीं पर 2 लीटर हो जाएगा पानी, नहीं ना? ऐसे तो इतना फायदा होता है कि 1 लीटर दूध दिए जाते हैं, कहीं पर 2 लीटर करके बेच देते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता है। देखो, लेकिन गैस में एक चीज होता है, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, है ना? एक दूसरे से दूर जाते हैं, और दूर जाने के कारण यदि तुम इस गैस को, यदि छोटा सा कंटेनर में गैस बंद है, उसको तुम छोड़ दो तो उसके कण इतना ज्यादा फ्री होते हैं कि एगो यहाँ भी, एगो वहां भी, एगो वहां, पूरे रूम में फैल जाएगा। पूरे रूम में फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? यानी इसका आकृति तो भी चेंज होता ही होता है, आयतन भी क्या हो जाता है? चेंज। अब जितना बड़ा में फैल गया तो उतना बड़ा आयतन ये लिया, यानी कि इसकी आकृति एवं आयतन दोनों चेंज होते हैं। यानी इसका शेप यानी आकृति भी चेंज होता है, और वॉल्यूम यानी कि आयतन भी चेंज होता है। अरे मेरी बातें समझ में आ रहा है? चाहिए, दोनों परिवर्तित होता है। यही के आधार पर हम जो डिफिनेशन अभी करेंगे, आपको डिफाइन करेंगे, किसको? सॉलिड, लिक्विड और गैस को। इसी बेसिस पर हम आपको डिफाइन करेंगे कि सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, लिक्विड में शेप अनफिक्स बट वॉल्यूम फिक्स होते हैं, और गैस में ना तो वॉल्यूम ना तो शेप कोई भी नहीं, तो शेप ना तो वॉल्यूम कोई भी फिक्स नहीं होता। बहाव का कारण उसको बोलो, फ्लो का कारण यही होता है, क्योंकि उसके कारण फिसलते जाते हैं। क्या कैसे बताएंगे? वही है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर वेरी, अच्छा, द्रव के कणों के बीच अंतरानुकाकर्षण बल कम होते हैं, जिस कारण से उसके कण आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, और सर जब उसे जमीन पर गिराया जाता है तो वह एक दूसरे पर फिसल कर जिस ओर ढलान होता है उधर की ओर जाने लगते हैं। इसी को बहाव का गुण कहा जाता है। बहाव का, फिसियन का नहीं, बहाव का कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? चलिए, तो इसको हम जरा सा मिटाते हैं और आप लोग को इसका डिफिनेशन दिखाते हैं तीनों का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। तो देखो, जिसको एकदम बेसिक से नहीं आता है सर, वो एकदम बेसिक से इस चीज को पढ़ लीजिएगा, पूरा केमिस्ट्री। द मैटर which has fixed volume and shape.
इज कॉल्ड सॉलिड। जिस पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होती है उस चेतन पदार्थ को हम ठोस कहते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग कहा था बाबू, इसके जैसे में ये कीजिएगा, पेन, आइस, वॉल, या आयरन ही क्यों ना, बॉल नहीं होगा, आयरन क्या नहीं होगा, कलम, कलम, सर आयरन के स्त्री हुआ सर, स्त्री बर्फ, लोहा आयरन आदि। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिक्विड। द्रव अवस्था, द मैटर विच हैज, सर स्त्री और आयरन में स्त्री में क्या चलता है? अरे कोई अंतर नहीं है भाई, अब दोनों हिंदी का सेम वर्ड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग अति होता है। द मैटर विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम but does not fixed shape, is called liquid। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकृति अनिश्चित होती है। उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और हमारा एक लास्ट आता है गैस। द मैटर which has neither fixed volume and nor fixed shape, is called gas। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन तथा आकृति दोनों अनिश्चित होती है। दोनों अनिश्चित होती है।
उसे गैस कहते हैं। देखिए सर, इसमें जैसे हो जाएगा वाटर, मिल्क, ये सब अल्कोहल। इसमें बात करें तो हो जाएगा एयर, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब। तो देखिए आपको ये बेसिक जो था हम बता दिए, ये वास्तव में कॉन्सेप्ट 9th क्लास का है, बट हम आपको बेसिक इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो शुरू से कुछ नहीं पढ़े केमिस्ट्री में, नहीं बड़ा सन्नाटा है, उनको दिमाग में आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम आप लोग को मिलेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया। एक दो लेक्चर और चलेगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम लोग आएंगे कि 10th क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है और उसको ब्रीफली से पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और याद रखिए, तब आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट खींच लें।